Welcome student. Welcome to the session number 5. In the session number 5 we are going to discuss about the operators, decision and loop control statements. Firstly we are discuss about the operator. What is the operator? ऑपरेटर क्या है? अगर हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी जैसे सपोज करिए आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखा, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा, तो उस एक्सप्रेशन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एलिवेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं. फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट द अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. दीज आर five types of operator which is used in the C language. फर्स्टली देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है. इट इज़ द बेसिक ऑपरेटर फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन. जैसे सपोज करिए आपको एडिशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन एंड मॉडुलस या रिमाइंडर. इस टाइप के अगर ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या यूज करना होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर. ये हमारे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हैं बाइनरी ऑपरेटर है. अब बाइनरी ऑपरेटर के लिए बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? बेसिकली बाइनरी ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं वहाँ पर हमारे पास टू ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है. मीन्स वन ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड. सेकंड इज द रिलेशनल ऑपरेटर. ठीक है, मीन्स वी आर डिस्कस अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर की इसकी जो हमारे पास वैल्यू है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट या तो 0 है या तो 1. कैसे? मीन्स इस सपोज करिए कि a लेस देन बी. मीन्स या तो आपने वैल्यू कंडीशन चेक किया कि a लेस देन बी, या तो वैल्यू आपकी ट्रू होगी या तो फॉल्स. मीन्स हम यहाँ पर किसी भी टू ऑपरेंड पे कंडीशन चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर ऑपरेंड या तो यस होगा या तो नो. मीन्स डिफरेंट 6 टाइप्स के ऑपरेटर हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं. जैसे स्मॉल लेस देन आर इक्वल टू या स्मॉलर देन आर इक्वल टू, इज इक्वल टू मीन्स डबल इक्वल टू साइन लगा लगाएगा तो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर ट्रीट करता है. नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन. मीन्स अगर आपको किसी भी टू ऑपरेटर्स के बीच में अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, कंपैरिजन क्या है. ठीक है, अगर आप कंपैरिजन फाइंड आउट करना चाहते हो कि दोनों लेस हैं, इक्वल हैं, लेस देन आर इक्वल टू है, या फिर दोनों एज इक्वल हैं या दोनों इक्वल नहीं है, या ग्रेटर देन आर इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है, तो इसके लिए हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स. अब इसके बाद हमारे पास आते हैं बुलियन ऑपरेटर. ठीक है, बुलियन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? बुलियन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर भी हम इसको कहते हैं. ऑपरेटर टेक्स ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू. ठीक है, ये दो वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं एज ए आर्गूमेंट और उन दो वैल्यू के बिहाफ पे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी आपका रिजल्टेंट है, रिजल्ट आउटपुट है, वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा. एज ए आर्गूमेंट इस टेक्स ए बुलियन वैल्यू एंड द रिजल्टेंट इज आल्सो रिटर्न ये बुलियन वैल्यू. मीन्स इसको जब हम ऑपरेंड प्रोवाइड करेंगे तो ऑपरेंड भी एज ए बुलियन वैल्यू होगा, और जब इसका आउटपुट हमें वापस मिलेगा, रिटर्न टाइप मिलेगा, तो रिटर्न टाइप भी हमारा क्या होगा? एज ए बुलियन ही होगा. तो जब लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन इज द एंड ऑपरेटर. मीन्स इट्स रिटर्न टू ओनली व्हेन द both operand means operand first and operand second returns true value, otherwise it returns false. means if any one operand from the two is false then it returns false. means suppose करिए आपने फर्स्ट टू ऑपरेंड दिया, फर्स्ट ऑपरेंड आपका false है, सेकंड आपका ऑपरेंड आपका ट्रू है, तो द रिजल्ट द आउटपुट ऑफ द एंड ऑपरेटर इज false. फर्स्ट ऑपरेंड true, second operand false, then also it is a false. First operand false, second operand false, then it is false. Means it return only when first operand is true as well as second operand is true. Means अगर दोनों में से दोनों ऑपरेटर ही अगर ट्रू है तभी हमारा आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट फॉल्स होगा. इवन दैट इज कह सकते हैं कि अगर ये चेक करता है कि फर्स्ट ऑपरेटर अगर आपका फॉल्स हुआ तो सेकंड ऑपरेटर को ये चेक भी नहीं करेगा कि हमारा सेकंड ऑपरेटर जो भी आपने प्रोवाइड किया, जो कंडीशन आपने दी है, वो कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है. क्यों? क्योंकि अगर इसको एक वैल्यू फॉल्स चाहिए होती है, अगर इसको फर्स्ट वैल्यू फॉल्स मिल गई तो सेकंड वैल्यू को क्यों चेक करेगा? क्योंकि फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है तो ऑटोमेटिक इसका रिजल्टेंट फॉल्स होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड ट्रू भी हो या सेकंड फॉल्स भी हो. सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर इज और. मीन्स इट टेक्स टू वैल्यू. ठीक है, टू ऑपरेंड एज ए बुलियन. मीन्स दो आपको बुलियन वैल्यू देनी होगी, या तो फर्स्ट फॉल्स या फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स या सेकंड ट्रू. लेकिन इसमें कंडीशन चेंज हो जाती है. कंडीशन चेंज ये होती है कि अगर कोई भी वैल्यू टू ऑपरेंड्स में वन भी वैल्यू अगर आपकी ट्रू हुई तो मीन्स द आउटपुट ऑफ द और ऑपरेटर इज ट्रू. इट्स रिटर्न ओनली फॉल्स व्हेन बोथ द ऑपरेंड आर फॉल्स. मीन्स आपका फर्स्ट ऑपरेंड एज वेल एज द सेकंड ऑपरेंड अगर आपका फॉल्स हुआ तभी जाके वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न ट्रू करता है.
इसके बाद थर्ड ऑपरेटर आता है नॉट, इट्स टेक वन वैल्यू, ठीक है। ये क्या करता है कि कोई भी आपको एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, कोई भी लॉजिकल वैल्यू, और उस वैल्यू का जस्ट रिवर्ट, अगर आप सपोज करें आपने फॉल्स दिया तो आपको ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर आपने इसको ट्रू वैल्यू दिया तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। मीन्स जो भी आपने वैल्यू एज ए इनपुट दे रहे हैं तो उसकी जस्ट रिवर्ट वैल्यू एज ए आउटपुट आपको मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है कंडीशनल ऑपरेटर, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं कि हमारा टर्नरी ऑपरेटर भी होता है। इसके लिए यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको 3 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसको सिंबल जो हमारा डिनोट करने का सिंबल है वो सिंबल है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। क्वेश्चन मार्क से पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है। जैसे यहाँ पर सिंबल देखिए, यहाँ पर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 इज डिनोटेड एज द कंडीशन, in this condition expression 2 is executed or expression 3 is executed on the behalf of the condition. If the condition is true, then expression 2 is executed, and if the condition is false, then expression 3 is executed. This is just here, just say here, a is equal to 10, b is equal to 20, and the ternary operator is a greater than b, question mark a and question कोलन बी। मीन्स हम सी में वो वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे कि हमारे सी में ए वैल्यू आनी कि बी, ये डिसाइड करेगा ये हमारी कंडीशन। अगर हमारी कंडीशन ये ट्रू हुई, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन असाइन द वैल्यू ए इनटू बी सी, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन असाइन द वैल्यू ऑफ द बी वेरिएबल इनटू द वेरिएबल सी। हियर इज द इंक्रीमेंट एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है? दिस इज इट्स ए यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। अभी तक मैंने जो डिस्कस किया ये हमारे बाइनरी या फिर टर्नरी ऑपरेटर थे, लेकिन अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि यूनरी ऑपरेटर, कि हमारे यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है कि इस यूनरी ऑपरेटर को एक आर्गूमेंट चाहिए होता है। इस आर्गूमेंट के बिहाफ पे ये क्या करता है कि कोई भी वैल्यू को इंक्रीज 1 by 1 इंक्रीज करेगा या फिर 1 by 1 डिक्रीज करेगा। इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए भी हमारे पास दो कंडीशन होती है। पहले कंडीशन हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट एंड सेकंड कंडीशन इज प्री इंक्रीमेंट। जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करते हैं मीन्स ऑपरेंड आफ्टर दैट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड जब प्री इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो इंक्रीमेंट मीन्स ऑपरेटर आफ्टर दैट ऑपरेंड। जैसे सीधा एग्जांपल, हियर x is equal to 5 and y is equal to 3 and z is equal to x plus 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 y minus minus. just see the value of z। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया, x में 5 की वैल्यू इनिशियलाइज की गई, इसके बाद मैंने क्या किया प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ किया, और इसके बाद y में 3 वैल्यू। मीन्स ये हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट, फर्स्ट यूज द वैल्यू आफ्टर दैट इंक्रीज या डिक्रीज द वैल्यू। हियर इज द वैल्यू 5 प्लस 3 means 8, value 8 is assigned to the variable z. After that it increase the value of x as well as decrease the value of y, means value of x is 5 and value of y is 2 after this statement. Again z is equal to plus plus x minus plus plus y, so what is the expected value of z, means यहाँ पर 4। देखिए कैसे, x की वैल्यू करंट टाइम पे क्या है 6 वैल्यू में 1 ये इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई 4, 6 इंक्रीमेंट किया, इसके बाद इसकी इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू इसकी हुई 7 के बाद जब मैंने y पे आया, y की वैल्यू करंट टाइम पे 2 है, 2 के बाद इसकी वैल्यू एक इंक्रीज करेगा, प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट है मीन्स वैल्यू इंक्रीज किया, वैल्यू इंक्रीज करने के बाद y की वैल्यू हो गई 3, मीन्स 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। Next operator is the size of. Size of operator basically it's used to return the size of the operand which you want to provide. ठीक है, जो भी ऑपरेटर जो भी वैल्यू आप इसको प्रोवाइड करना चाहते हैं ये आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू की या पर्टिकुलर वेरिएबल की मेमोरी साइज आपको बता देगा कि आप कितने बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये कंपाइल टाइम ऑपरेटर एंड यूज्ड विद इन द ऑपरेंड, इट रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट द ऑपरेंड ऑक्यूपाइड। द ऑपरेंड में बी वेरिएबल, कांस्टेंट और डेटा टाइप क्वालिफायर। ठीक है, जैसे यहाँ पर m लिखा है साइज ऑफ सम, ठीक है, वेयर सम इज द वेरिएबल, साइज ऑफ लॉन्ग इंटीजर वेयर int इज द लॉन्ग इंटीजर इज द डेटा टाइप, साइज ऑफ 235l, l इज द लॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है, मीन्स दिस इज कांस्टेंट, दिस इज डेटा टाइप एंड दिस इज अ वेरिएबल, इट्स रिटर्न द साइज ऑफ द मेमोरी m n n k। इसके बाद हमारे पास है टाइप कास्ट ऑपरेटर।
ठीक है। अब ये टाइप कास्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टाइप कास्ट ऑपरेटर, कि टाइप कास्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है, क्यों हम यूज़ करते हैं टाइप कास्ट ऑपरेटर। टाइप कास्ट ऑपरेटर बेसिकली आपको किसी भी एक डेटा टाइप की वैल्यू को किसी भी अनदर डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल ए लिखा गया है, इंटीजर ए, आफ्टर दैट फ्लोट बी एंड सी। व्हेन वी यूज टू ऐड वेरिएबल ए इंटीजर प्लस वेरिएबल बी मीन्स फ्लोट, इंटीजर प्लस फ्लोट, तो इट यूज टू ऐड द वेरिएबल इंटीजर एंड फ्लोट मीन्स ये क्या करेगा, वेरिएबल ए ये जो इंटीजर टाइप का इसको कन्वर्ट कर देगा किस टाइप में, फ्लोट टाइप में, एंड फ्लोट प्लस फ्लोट इजली ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि किसी भी अगर एक डेटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम टाइप कास्ट, ये टेम्परेरी भी यहाँ पे होता है, ये डेटा की वैल्यू सिर्फ नेचर तभी तक रहेगा जब तक ये स्टेटमेंट है, जैसे स्टेटमेंट से वापस एग्जीक्यूट होता है तो आपकी इसकी जो ओरिजिनल एग्जैक्ट वैल्यू है वो वैल्यू फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद हम सब अब डिस्कस करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है क्या चीज़ और इसका यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप अभी जो भी स्टेटमेंट आप रन कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट क्या हो रहा था, हमारा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन आप चाहते नहीं मेरा जो स्टेटमेंट है, जो मैं कंडीशन बताऊँ, जो भी ऑपरेटर अभी मैंने पढ़े हैं, इस ऑपरेटर के बिहाफ पे मैं कंडीशन बनाना चाहता हूँ, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो। अगर मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर ये टास्क यहाँ पर एग्जीक्यूट हो, इसके बाद फर्दर ये टास्क एग्जीक्यूट हो, तो हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट में हमारे पास आते हैं इफ स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट की बात कर, इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट आते हैं, एफ एल्स स्टेटमेंट आते हैं, मीन्स इफ वेरिएबल अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो देन क्या करना है, देन स्टेटमेंट, एल्स मीन्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो देन स्टेटमेंट। मीन्स आप दो डिफरेंट ब्लॉक्स बताएंगे कि आप पहली ब्लॉक अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, फॉल्स होगी तो क्या होगा। फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स लेडर। इफ एल्स लेडर क्या बेसिकली क्या होता है, नेस्टेड इफ का एक कंटिन्यूस वर्जन है कि आप एक के बाद दूसरा स्टेटमेंट, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, मीन्स एक कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, जैसे देखिए सिंटैक्स क्या है सिंपल इफ स्टेटमेंट का, यहाँ पर आप इफ लिखेंगे कीवर्ड, इसके बाद आप एक्सप्रेशन या कोई भी कंडीशन देंगे जिस कंडीशन के बिहाफ पे आपको ये चेक करना है कि हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके बाद आप यहाँ पर स्टेटमेंट बताएंगे कि अगर इन दैट केस ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए। इसके बाद फिर आपका आगे कंटिन्यूअस स्टेटमेंट कंटिन्यू कर देगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए ग्रेटर देन बी एंड आफ्टर द स्टेटमेंट इज प्रिंट ऑफ ए इज ग्रेटर। ठीक है, मीन्स अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा कि आपका जो वेरिएबल है ए ये बी से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या करते हैं कि अभी तक मैंने सिर्फ कंडीशन को चेक किया कि अगर इन दैट केस कंडीशन ट्रू है तो क्या होना है, लेकिन इफ कंडीशन इज फॉल्स तो व्हाट यू कैन डू, मीन्स अभी यहाँ पे ये नहीं बताया कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या करेंगे। अब इसका कंडीशन फॉल्स के केस में क्या है कि हम एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। एल्स स्टेटमेंट में है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो देन स्टेटमेंट 1 and 2 इज एग्जीक्यूटेड, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट 3 and 4 इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल देखिए, ए इज ग्रेटर देन बी, इफ कंडीशन ट्रू ए इज द ग्रेटर देन बी, एल्स if the a is greater than b condition is false means what, means कि b is greater than a, तो means else part में क्या लिखेंगे आप, b is greater than a। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स का सम किया, सम करने के बाद इसका परसेंटेज निकाला, इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 मीन्स आप यू आर पास, इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन या लेस देन 50 यू आर फेल। ठीक है, मीन्स यहाँ पर एक कंडीशन बताएगी कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 देन यू आर पास, अदरवाइज यू आर फेल। नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ में क्या करते हैं, हमारे पास एक कंडीशन है, इफ की कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर हम दूसरी कंडीशन बताते हैं, एल्स पार्ट है इसके अंदर हम दूसरी कंडीशन बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इफ है, इफ के बाद मैंने कंडीशन 1 बताया, इसके बाद आफ्टर दैट इस कंडीशन मैंने फिर बताया कि हमारी कंडीशन 2, इसके बाद फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, मीन्स अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, तभी जाके आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इवन दैट अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन ट्रू है तो आप एल्स पे आओगे, एल्स पे आने के बाद फिर से फर्दर कंडीशन 3 आप चेक करोगे। अगर कंडीशन 3 आपकी ट्रू है तो फिर आप स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करोगे, एल्स में क्या करोगे आप, स्टेटमेंट 4, मीन्स अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट
एग्जीक्यूट नहीं करती तभी जाके आप स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करोगे, अदरवाइज आप स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा था नेस्टेड इफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इफ नेस्टेड इफ कंडीशन, कंडीशन 1 if true, then condition 2 false, then statement 4. if condition 2 is true, also 1 is true, ठीक है, तो then statement 2 and 3 is executed. if the condition 2 is false, then condition 3 is checked. if condition 3 is true, then statement 3 is executed. otherwise if statement 2 is executed, the next statement after the if statement. ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है कि नेस्टेड इफ का कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा गया है इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है द ग्रेटर नंबर इज ए, मीन्स जो सबसे बड़ा नंबर है वो ए है, एल्स द ग्रेटेस्ट नंबर इज सी। ये मैंने चेक किया। अदरवाइज यहाँ पर चेक किया क्या, बी ए इज ग्रेटर देन बी नहीं, तो बी इज ग्रेटर देन ए। अगर बी इज ग्रेटर देन ए है तो क्या करेगा, बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा, बी द ग्रेटेस्ट नंबर इज सी। मीन्स हम ये आइडेंटिफाई करेंगे 3 नंबर्स के बीच में कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी कि हम कॉम्प्लिकेशन बढ़ता चला जाता है जब हम नेस्टेड इफ लगाते हैं। तो नेस्टेड इफ का रिप्लेसमेंट में आया कि हम स्विच केस स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट हेल्प्स control complex condition and branching operation. The switch statement transfer control to the statement within its body. ठीक है, ये पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू क्या करता है, कंडीशन चेक करेगा, स्टेटमेंट चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ये है हम स्विच कीवर्ड यूज करेंगे, इसके बाद हम एक्सप्रेशन बताएंगे कि हमें किस एक्सप्रेशन के बिहाफ पे क्या करना है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। आफ्टर दैट ये क्या करते हैं, यहाँ पर केस बताते हैं कि हमारे केस 1 केस कांस्टेंट 1। ठीक है, केस कांस्टेंट 2 मीन्स यहाँ पर स्टेटमेंट अगर केस 1 एग्जीक्यूट होगी ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट करेगा, केस 2 एग्जीक्यूट है स्टेटमेंट क्या होगा। इसके बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट आप कोई भी केस आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम की एक डिफ़ॉल्ट केस बनती है, डिफ़ॉल्ट केस। इस डिफ़ॉल्ट केस में आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे अगर इन दैट केस इसमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर ये कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे देखिए प्रिंट वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, यहाँ पर एक क्या वॉवेल नाम का एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू को चेक किया गया ए ई आई ओ यू केस। अगर ए ई आई ओ यू अगर इन दैट केस इनमें से कोई भी एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई होती है तो क्या कर देगा, ये वॉवेल्स प्रिंट कर देगा। अदरवाइज क्या कर देगा, ये कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देगा। मीन्स इसके बाद हमारे पास सिर्फ क्या केस बचती है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट केस बचती है। डिफ़ॉल्ट में अगर वॉवेल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कॉन्सोनेंट ही होगा वो। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ। इनपुट द मार्क ऑफ 3 सब्जेक्ट, print the sum and percentage. if percentage is greater than or equal to 50 then print you are pass, otherwise you are fail. ठीक है, input the number, print the day according to the number like 1 for Sunday, 2 for Monday, 3 for Tuesday and so on. In this first case use the if and if else statement, in the second use the switch case statement. Thank you.